RR Kabel presents CNBC Awaaz Real Estate Awards 14 Years of Excellence. CNBC आवाज़ का 14वां रियल एस्टेट अवार्ड का जो पड़ाव है, आज हम इस मकाम तक पहुंच गए हैं। ये तकरीबन 6 से 7 महीने की अनथक मेहनत के बाद आज अब जहां खड़े हुए हैं, ये बहुत ही लंबा सफ़र रहा है। आज इस सफ़र के अंतिम पड़ाव में जो स्पेशल ग्रैंड जूरी आज इकट्ठा हुई है, इस ग्रैंड जूरी का कंट्रीब्यूशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। सबसे बड़ा प्रायोरिटी यही था कि और जो कि हमारे जो असेसमेंट करके दिए हैं, काफ़ी प्रोफेशनल असेसमेंट करके दिया गया हमारा नाइट फ्रैंक की तरफ से, कि जो प्रोजेक्ट हम कंसिडर करेंगे फॉर एन अवार्ड वो रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए। और यही मतलब 6 साल पहले रेरा जब नहीं था तब ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता था, क्योंकि हम बाकी सारे एस्पेक्ट्स जो हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट ही हैं, कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसा है, क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा है, टाइमली काम हुआ है कि नहीं, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं वो तो हैं ही, लेकिन उसके साथ ये जो पैरामीटर ऐड हो गया है और जिसको हमने बड़ी बारकाई से हमने उसको देखा है कि रेरा प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है कि नहीं। और रजिस्टर्ड सिर्फ होने से नहीं होता है, उस प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के तहत जो भी उसको कंप्लायंसेस करने होते हैं वो कंप्लायंसेस उन्होंने किए हैं नहीं, और उसके अनुसार ही हमने जो है अवार्ड डिसाइड किया है। जूरी जब हम कंस्टिट्यूट करते हैं या बनाते हैं तो हम उस बात का ख्याल रखते हैं कि रियल एस्टेट पे जितने भी अलग अलग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टच पॉइंट्स हैं, वो सब इंक्लूड हों। मतलब उसको अलग अलग दृष्टिकोण से समझने वाले लोग हों, उसमें बैंकर हों, उसमें लॉयर्स हों, उसमें आर्किटेक्ट्स हों, उसमें इकोनॉमिस्ट भी हो। तो रियल एस्टेट को जब आप देखें तो इट्स अ क्लस्टर ऑफ थिंग्स, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है तब रियल एस्टेट खड़ा होता है। तो उसी तरीके से बैंकर्स हो गए, फंड वाले लोग हो गए, उन लोगों को मिला के हम कोशिश करते हैं कि एक ऐसी जूरी बनाई जाए जहां पर एक होलिस्टिक व्यू निकले, और फिर हम जो एक बेस्ट चुनना चाहते हैं अवार्ड के लिए वो उसमें से बाहर आए। मेरे को याद है 14 साल पहले जब ये डेटा हम देखते थे तो बड़ा डिफिकल्ट होता था इसको डिसाइफर करना। अभी स्टैटिस्टिकली बहुत ज़्यादा क्लीन डेटा, बहुत ज़्यादा एम्फसिस ऑन एनवायरनमेंट, बहुत ज़्यादा एम्फसिस ऑन मेकिंग श्योर टाइमली डिलीवरी, डिज़ाइन, इस सब के ऊपर आ रहा है। क्लियरली इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे मैंने बोला 14 साल पहले जो मैं एंट्रीज देखता था और जो मैंने इस टाइम पे एंट्री देखी है, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। In a large market like India, real estate, which is almost 13% of GDP, it is a very, very important sector. And a market which has almost 25,000 players, it is important that as a customer, I am able to look at कि मैं किसके ऊपर अपना पैसा लगा सकता हूँ। आज की डेट में भी घर किसी भी इंसान का इंडिया में सबसे बड़ा परचेज है। रियल एस्टेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर है और वो हमारी इकॉनमी के लिए बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि इसके जो बैकवर्ड लिंकेजेस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स में इसकी ग्रोथ से फ़ायदा होता है। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी बहुत बड़ा हिस्सा उनकी सेविंग्स का रियल एस्टेट में जाता है, क्योंकि एक तरह का हमारी एक लाइफ टाइम एम्बिशन होती है। तो मेरा जो डेवलपर्स को जो मैसेज है वो यही है कि अपने प्रोजेक्ट ऐसे डेवलप करें, रफ्तार से करें और टाइमली डिलीवरी करें। और आखिरी चीज़ ये कि उसकी जो इम्पोर्ट कंटेंट है उसको अगर कम कर सकें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उससे हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा मिलेगा। और रियल एस्टेट एक वो सेक्टर है जिससे कि करीब कहते हैं कि 200 बैकवर्ड लिंकेजेस हैं इकोनॉमी में। आई थिंक द रियल एस्टेट सेक्टर इज़ it's a great opportunity for architects to perform in that, because you're getting a phenomenal opportunity to exercise your skill, your craft, your professionalism, your expertise, your technical knowledge, etc. I think the important thing is to understand that the architect is not, I can't guide
somebody saying buy this project or buy this an apartment in this project, only because the standards are pretty similar now. Okay, the benchmark that has been set by these projects is a very high benchmark, and it's lovely to see that India is in a position to deliver on the benchmark. The quantum of work that was put in by CNBC and all their partners in order to come to a right selection, definitely it put forth a lot of data before the jury in order to make a decision in the matter, and made our task simple in that sense. But when we were explained the process of how this was done, how people went at ground level in order to see the projects which were being selected, I think there's tremendous amount of work put in, and again the projects were all very, very close contestants. So I would say that the winners are first among equals, and I mean it was a difficult choice. The entries are very, very competitive. बहुत सारे क्राइटेरियाज थे जब हम बहुत डिफ़िकल्ट है ये अवार्ड के लिए, क्योंकि रियल एस्टेट अवार्ड मीन्स के बहुत सारे यूज़र्स जो लोग ख़रीदते हैं उनका बेनिफिट सबसे प्राइम था कि उन लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। अवार्ड ऑफ कोर्स हमने रियल एस्टेट के लिए रखा, क्राइटेरिया में कि टाइमली डिलीवरी हुआ है कि नहीं, कितना सस्टेनेबल है प्रोजेक्ट, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है कि नहीं, कितना लॉन्ग टर्म में उसके अंदर मेंटेनेंस उसने डिज़ाइन करते हुए रखा है। तो ये बहुत सारे क्राइटेरियाज़ थे, और कुछ तो क्राइटेरियाज़ बड़े इनोवेटिव थे जो शायद पब्लिक नहीं समझती है, लेकिन जूरी में जिस तरह हम लोगों ने डिस्कस किया, मैं समझता हूँ कि वो मैसेज अगर डेवलपर उसको जाएगा, और डेफिनेटली जब अवार्ड डिक्लेयर होंगे तो जाएगा, तो आने वाले समय में उसका बहुत फ़ायदा होगा। जो शुरुआत हमारी हुई थी, तकरीबन 10,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हमने मुल्क के कोने कोने से इकट्ठा किए, और उन सारे प्रोजेक्ट्स का पूरा एनालिसिस जो हर आस्पेक्ट, उसके हर पहलू को मद्देनज़र रखते हुए, किस किस्म की टाइल्स, किस किस्म की फ्लोरिंग, किस किस्म के नल, और सारी चीज़ें, हर चीज़ एक तरफ क्वालिटी, प्रोजेक्ट को लेके प्रोजेक्ट की क्वालिटी, प्रोजेक्ट जहाँ खड़े हुए हैं उस मकाम की लोकेशन की क्वालिटी, और उसके बाद डेवलपर का रेरा पर्सपेक्टिव, हर वो चीज़ जो इस प्रोजेक्ट से ताल्लुक़ रख सकती है, हर उस चीज़ को सामने रखकर एक एनालिसिस किया गया, और उस एनालिसिस को पूरी तरह इस जूरी के सामने रखा गया। तो जो पहला पड़ाव था जहां पर रीजनल विनर्स को हमने परखा, उनको अवार्ड्स दिए गए, उसके बाद आज जो फाइनल पड़ाव पर हम आए हैं, यहाँ पर आज भारत के बेहतरीन लॉयर्स, पॉलिसी मेकर्स, आर्किटेक्ट्स, इन सब को इकट्ठा करके हमने जो ग्रैंड जूरी बनाई है, उसका कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। एक पॉइंट ये आया कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी में हम लोग अवार्ड जब डिस्कस कर रहे थे, और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, लेकिन मालूम पड़ा कि वो 10 साल से चल रहा है प्रोजेक्ट। डिलीवरी टाइम उसका 12 साल हुआ, लेकिन डिलीवरी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जो पेन लोगों ने झेला 12 साल, तो उसको कंसीडर करना भी एक हमारा क्राइटेरिया था। तो ये बड़ा ऐसा मोमेंट था कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन डिले हुआ, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत आई लोगों को। तो ये बहुत सारा डिबेट इस बात पे कम से कम ऐसा हुआ कि हमें डेफर करना पड़ा डिस्कशन। आई थिंक उसमें से अगर मैं 2-3 इम्पॉर्टेंट वाले बोलूँगा, तो डेफिनेटली इसके अंदर जो एनर्जी एफिशिएंसी एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव, ये सबसे पहले एक चीज़ उभर के आ रही है, और इसको मैंने काफ़ी मार्क्स दिए। सेकेंड आई वुड से इसके डिज़ाइन पे एंड एफिशिएंसी पे, एंड कस्टमर की जो सेटिस्फैक्शन होती है यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस पे, एंड थर्ड लोकेशन पे। सो आउट ऑफ ऑल दीज क्राइटेरियाज आई वुड से दीज विल बी जो मेरे टॉप 3 क्राइटेरियाज थे एंट्रीज के लिए। सस्टेनेबिलिटी पे काफ़ी जोर था, टाइमली डिलीवरी पर बहुत हमारा एम्फेसिस था कि ठीक से लोगों ने पूरा किया नहीं किया है। जो नई बात वहाँ पे निकली वो ये कि इंक्लूसिवनेस होना चाहिए प्रोजेक्ट्स में, कि मतलब ऐसा ना हो कि जो लोग स्पेशली इनेबल्ड हैं अगर या डिसेबल्ड हैं, उनके लिए प्रॉपर्टी का जो है वो डेवलपमेंट उनके लिए तरीका हुआ है कि नहीं हुआ है। और फिर से दोहरा रहा हूँ, और ये कि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है और फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी उस प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द अच्छा होना चाहिए, जिससे कि लोगों को वहाँ पर सहूलियत हो रहने की। देखिए, फॉर मी टेक्नोलॉजी इज़ एन इनपुट to create the output of doing quality
credible homes. Technology cannot be an end in itself. I think about 3 or 4 players did a beautiful job of using technology to understand what the customer wants, make the homes faster and at scale. And I think that is what we saw this time. मास हाउसिंग एंड अफोर्डेबल हाउसिंग, ये 2 विषय जो हैं इसको हमने काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया, स्पेशली इसलिए क्योंकि आप डेटा अगर देखें तो मेजॉरिटी ऑफ दी हाउसिंग शॉर्टेज जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लोअर इनकम ग्रुप में है, जिसके तहत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं जिसको हम प्रधानमंत्री आवास योजना बोलते हैं, जिस पे कि इंटरेस्ट सबवेंशन भी दी जाती है, रीडेवलपमेंट के लिए FSI दिया जाता है, जितने सारे स्कीम्स हैं जहाँ पर से उसमें डायरेक्ट सब्सिडी भी दी जाती है, तो वहाँ पे जो है चूँकि डिमांड बहुत ज़्यादा है इस कैटेगरी में EWS एंड LIG में, तो इसीलिए मास हाउसिंग एंड अफोर्डेबल हाउसिंग दिस इज़ समथिंग दैट मोर एंड मोर प्लेयर्स हैव टू गेट इनटू। अब पहले क्या होता था, 2, 3, 4 डिकेड पहले ये सिर्फ म्हाडा या सिडको या जो हाउसिंग बोर्ड्स होते थे ये सिर्फ उन्हीं का काम होता था कि इस तरह से जो है गरीबों के लिए EWS घर बनाओ, लेकिन उससे बाहर निकल के आज जब हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर विद देयर लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म दे आर आल्सो मूविंग इनटू मास हाउसिंग एंड अफोर्डेबल हाउसिंग, दैट्स अ वेरी गुड थिंग एंड दैट्स व्हाट वी हैव आल्सो रिवॉर्डेड। मास हाउसिंग की कैटेगरी हमने इसी साल से शामिल की है और उसका पर्पस भी ये है कि जिस तरह का देश है, जितना बड़ा देश है, जितनी पॉपुलेशन है और आप सबको घर देना चाहते हैं, तो आप लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी, इवन मिड सेगमेंट, वो भी सबकी रेंज में नहीं होता, सबकी पहुंच में नहीं होता। सो लोअर सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी का भी आपको ख्याल रखना है, उनके लिए कौन घर बना रहा है उसका भी आपको ख्याल रखना है, क्योंकि वो बड़ा काम है। चंद एक चैलेंजेस जो आज के इस ग्रैंड जूरी में हमारे सामने आए हैं, इतने डिटेल का एनालिसिस करने के बावजूद भी चंद एक पहलू ऐसे हैं जिनमें ग्रैंड जूरी ने अपने आप में एक बहुत बेहतरीन इनपुट्स हमारे सामने रखे, बहुत ज़्यादा एक नया पहलू उन्होंने हमारे सामने रखा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो डेफिनेशन ऑफ मास हाउसिंग, उस पर एक डिबेट हुई कि मास हाउसिंग कहते किसे हैं। मास हाउसिंग क्या साइज़ पर निर्भर करती है कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं, इसके लिए उसे मास हाउसिंग कहा जा रहा है, या फिर इसलिए कि ये मासेस के लिए यानी आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए बने हैं, इसलिए मास हाउसिंग है। एंड उस डेफिनेशन को लेकर आज बड़ा सवाल खड़ा हुआ। उस डेफिनेशन को सेटल करने के लिए काफ़ी बड़ी आर्ग्यूमेंट्स हुई, डिबेट्स हुई, और आखिरकार उसमें एक जो पहलू निकल के आया वो सबके सहमति के साथ उस चीज़ को हल किया गया। लेकिन इस किस्म के सवाल अपने आप में जो आर्ग्यूमेंट्स उठाते हैं वो जूरी का इंटेलेक्चुअल लेवल, जूरी का सोच समझने की और परखने की परिस्थिति, उनकी कॉम्पिटेंसी को सामने लाता है, और वही रियल एस्टेट अवार्ड CNBC अवार्ड्स की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। RR Kabel presents CNBC Awaaz Real Estate Awards 14 Years of Excellence. देखिए, अभी पिछले 1 साल से रियल एस्टेट सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इन सेंस के जो प्राइसेस थे वो आगे बढ़ गए, बहुत स्टॉल्ड प्रोजेक्ट थे वो शुरू हो गए, तो ऐसा लग रहा है कि अगले 3, 4, 5 साल अच्छा होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक क्वेश्चन भी है कि जो पहले हमने देखा कि 4-5 साल बहुत अच्छा चला, 10 साल लल रहा, तो उसके रीजंस थे, लेकिन उसके रीजंस में ये आता है कि डेवलपर्स ठीक तरीके से अपने आप को परफॉर्म नहीं करके दे रहे थे। लेकिन पिछले 5-7 साल में जब से रेरा आया है और गवर्नमेंट के रेगुलेशंस की वजह से उनको बहुत सारा पाबंदी लगा है, तो मैं समझता हूँ आगे वो ठीक होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतना मशरूम डेवलपमेंट हो जाए कि फिर दोबारा से हम उसी इरा में वापस आ जाएं। रेरा आने के बाद जो 3 चीज़ें, जो रेरा की प्राइम 3 चीज़ें हैं, ट्रांसपेरेंसी, मतलब जो लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता था पहले, वो आज एट द ये ऑफ अ बटन आपको जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन मिल पाता है। ये जो है एम्पावरिंग मैकेनिज्म जो है बायर के लिए मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, टाइमली कंप्लीशन करने के लिए जो एक टाइम स्टिपुलेशन डाला गया है रेरा के तहत, उसके अनुसार उसका मॉनिटरिंग किया जा रहा है, और बाकी सब पैरामीटर्स पर मॉनिटरिंग जो रेरा करती है कि क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसा आ रहा है, बाकी इंफॉर्मेशन लीगल
उसमें कैसा लोगों का कोई शिकायतें हैं कि नहीं, उसकी सुनवाई होती है कि नहीं। तो इन सारे चीज़ों को लेकर जो रियल एस्टेट में किया गया है, इससे एक परसेप्शन इंटरनेशनली ऑल्सो इंडिया के प्रति बहुत अच्छा इसका हुआ है। और मैं समझता हूँ आगे चलते हुए और भी जो शुरू के टीथिंग प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं, रेरा जब आया उसके बाद से, वो भी धीरे धीरे जब निकल जाएंगे, लेगेसी प्रोजेक्ट्स जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे जिसमें परेशानी थी, जो कंप्लीट नहीं हो पा रहे थी, जो स्टॉल्ड हो रहे थे, वो एक बार धीरे धीरे अगर व्हेन वी गेट ओवर दैट, मैं समझता हूँ कि द फ्यूचर holds very bright air for the real estate sector in India. I think बहुत सारी entries tier 3 and tier 4 towns से आई, and it's a reflective of how India has grown. Today India is not about the top 5 cities. Today India is about the tier 2 and tier 3 towns. चाहे हम हमारी क्रिकेट टीम से लेके चलें या बिजनेसेस लेके चलें या कोई नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, tier 3, tier 4 towns are playing a big role. And I think connectivity through roads, through railway, through airports, that is bringing these towns closer to the bigger towns. And I think there were some very nice entries. एक particular entry was also of a local government development agency, which is excellent. I think it is the way to go, because आज की डेट में छोटे शहरों में still I think the local development agencies have to play a big role, and they are still playing that. हम लोगों को एक तो चीज़ जो दिखी हमें वो ये कि नॉर्थ ईस्ट से कोई ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं आए, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर उसको डेवलप किया जाए। और गुवाहाटी से प्रोजेक्ट, इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि गुवाहाटी के एक प्रोजेक्ट को हम लोग अवार्ड करें या रिकग्नाइज़ करें कम से कम। तो वहाँ पे एक तो बात ये हुई। दूसरी चीज़ ये कि जाहिर है कि नॉर्थ और वेस्ट में जो डेवलपमेंट हैं और मतलब NCR में और मुंबई के इर्द गिर्द वहाँ पर जो है वो काफ़ी वहाँ से एंट्री आई। मगर जो सबसे बड़ा डिस्कशन चला वो तो एक्चुअली चला कि कौन सा आर्किटेक्ट है जिसने सबसे बड़ा इम्पैक्ट किया है हमारी इंडस्ट्री पर, रियल एस्टेट। तो इस पर हम लोगों ने कई नाम लोगों ने बताए वगैरह, तो उस पर एक अच्छा डिस्कशन रहा। उस पर ये भी रहा कि क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए उस आर्किटेक्ट की वगैरह। तो यही चीज़ें थी जिसको मैं कह सकता हूँ। The quality of the projects is extremely high, which we saw. The whole real estate sector, the industry per se, has become a much more viable product to deal with, an industry to deal with. The architects, as an architect, I know a lot of the projects that have got these prizes today, and they were extremely well chosen by the jury members as well, and the CNBC Awaaz juries, regional juries. I think the important thing is we weren't looking at the architecture per se, as in is it a beautiful building, but I think these buildings also were rated on several other criteria, which made a lot of sense. Zonal award का कारण ये था कि पूरे देश को रिप्रेजेंटेशन मिले। अब आप पूछ रहे हैं कि जोन्स में एंट्री का क्राइटेरिया कैसा रहा, तो नो डाउट साउथ से काफ़ी अच्छी एंट्रीज थी, नॉर्थ से भी काफ़ी अच्छी एंट्रीज थी। जो वेस्ट जोन है वहाँ पर, जिसमें मुंबई, पुणे, अहमदाबाद इस तरह के शहर आते हैं, वहाँ से भी एंट्रीज बहुत बढ़िया है। एक जगह जहाँ पर आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है वो है ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट का इलाका, क्योंकि वहाँ पर कंपैरेटिवली प्रोजेक्ट्स की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं होती है, या कई बार प्रोजेक्ट्स होते हैं तो आपके पास उनके लिए क्वांटिफाइबल आंकड़ा या नंबर नहीं होता, क्योंकि आप ऐसे भी किसी प्रोजेक्ट को उठा के नहीं ले सकते सीधे, या उसकी एंट्री नहीं ले सकते जिसके बारे में आपको अपनी जानकारी नहीं है। हमें तो बहुत उम्मीद है कि ऐसी कई सारी रियासतें आज भी हैं। जैसे अगर मैं केरला की बात कर लूँ, वहाँ पर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वहाँ का रियल एस्टेट ग्रो करना बहुत वक्त अभी बाकी है। और जैसा अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, कई सारी स्टेट्स हैं, वो 7-8 स्टेट्स हैं, उनसे बहुत ज़्यादा एंट्री नहीं आ रही है। वेस्ट बंगाल और असम को छोड़ के कम से कम 7-8 और रियासतें हैं जहाँ से हमें और एंट्री आनी ज़रूरी है। उसके अलावा मैं ख़ास तौर से जिक्र करना चाहता हूँ जम्मू एंड कश्मीर का। वहाँ पर भी जो आर्टिकल 317 के चेंजेस के बाद जो कुछ सब तब्दीलियाँ आ रही हैं रियल एस्टेट को ताल्लुक़ रखती हुई, उससे चलते हुए इवन कश्मीर से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। और भी कई ऐसी रियासतें हैं जहाँ पर रियल एस्टेट का काम शायद अभी बहुत छोटे लेवल पर है, उसको बहुत ग्रो होना है। और जैसे जैसे वो ग्रोथ होगा, वहाँ से हमें उन रियल एस्टेट की एंट्रीज़ को हम हमारे
आगे वाले अवार्ड्स में शामिल करते चले जाएंगे। The responsibility that the developers, the winning developers would have in any category is primarily to become the benchmark or set the mark for others to emulate or to aspire towards. I think the ambition of every developer is probably business and money and more profits and things like that. But the aspirational qualities, I think, can be established by the big-time developers that are taking away the awards. If they were to listen to the customers, cater to their needs, and a lot of these awards have also gone to people who have actually delivered something for the need of a particular community. I think if that's understood better, whether the need is for a house, the need is for a house of a particular size, of a kind, of a price, having certain features as an environmental friendly solar panel or whatever it is, I think understanding that need and delivering a project there, whether you're a winner or not, really makes you a person of substance in the industry is what I would say. बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रियल एस्टेट डेवलपमेंट को एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना बिल्कुल नेसेसरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो हम लोग जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस अवार्ड का मतलब का महत्व क्या है? ये उन लोगों के लिए जो अवार्ड जीत रहे हैं उनके लिए ये एक तरह से ये कॉन्फर्मेशन है, उनके लिए एक तरह से ये साबित किया जा रहा है कि आपने जो इतना बेहतरीन काम किया है, पूरे भारत के बेहतरीन प्रोजेक्ट 10,000 में से परखे हुए जो चंद प्रोजेक्ट आज हम फाइनल कर रहे हैं, ये इस ज्यूरी की महारत और इन सारे प्रोजेक्ट्स की जो खूबसूरतियाँ हैं उनको सामने ला के तय किया गया है। तो ये जो लिस्ट है आज, ये बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं और जो प्रोसेस हमने सारा मुकम्मल किया है वो अपने आप में बहुत काबिल तारीफ़ है। तो ये सब के चलते इन सारे डेवलपर्स को, इन सारे विनर्स को आज के जीते हुए अवार्ड पर ही खुश होके रुकना नहीं है। इट्स अ रियल लॉडेबल थिंग दैट यू हैव स्टार्टेड। और रियल एस्टेट ऐसा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उस इंपॉर्टेंट सेक्टर में इस लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म के साथ, इस ट्रांसपेरेंसी के साथ ऐसे बेस्ट ब्रेन्स को इकट्ठा करके आपने जो है इस सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं उनको आपने जो रिवॉर्ड किया है उसके लिए R.R. Kabel presents CNBC Awaaz Real Estate Awards 14 Years of Excellence. Focus. Ideate. Innovate. Enable.